नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं ऑल जोन टाइम्स न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट जिसका नाम है फर्श से अर्श तक में। जब भी हम बीकानेर वाला का नाम सुनते हैं तो नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट खाने पीने की चीज़ें हमारी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। जी हाँ, राजस्थान के एक छोटे से शहर बीकानेर से इंटरनेशनल मार्केट तक का ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने के लिए चलिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं उस शख्सियत से जिसके कामयाबी के चर्चे सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल जी की और उनके बेटे नवरत्न अग्रवाल जी की। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट में। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका भी स्वागत है जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, जो बीकानेर वाला है एक बहुत ही जाना माना नाम है और हमारे सभी दर्शक ये जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं कि कैसे शुरुआत हुई थी बीकानेर वाले की। हम बीकानेर से आए थे यहाँ पे 55 में आए होंगे, 55 या 54 में आए। तो पहले हम जोगीवाड़ा में मारवाड़ी धर्मशाला है, वहाँ रुके। वहाँ से किसी पर्ची लेके आए, उनके भाई यहाँ रहते थे तो धर्मशाला में तो 3 दिन रुकने की इजाज़त होती है, मगर उनकी वजह से हम 1 महीना तक रुके। तो बीकानेर से हम रसगुल्ले मंगाते थे और मैं उसमें बाल्टी में डाल के बेचता था चांदनी चौक में, सिनेमाओं में, मैजेस्टिक, मोती और वो एक सिनेमा और है, उसमें जाता था। जब भी इंटरवल होती तो वहाँ दौड़ दौड़ के जाते और हमारे भाई साहब भुजिया चाय वालों की दुकान पे दे के आते थे। तो चाय के साथ भुजिया अच्छी लगती है। उसके बाद बहुत ज़्यादा दिन ये काम नहीं करना पड़ा हमें। परमठा गली में एक कमरा मिल गया और वहाँ पर हमने भट्टी समझो, अंगीठी समझो लगाई और भुजिया यहाँ बनाना शुरू किया। उसके बाद हमें मोती बाज़ार में दुकान मिल गई। मोती बाज़ार में दुकान मिलने के बाद हमने नमकीन कम से कम 150-60 तरह की होती है नमकीन, बनानी शुरू कर दी। और उसमें एक दिन आग लग गई थी। हमारे जो कमरा लिया था ना उसमें भट्टी लगाई थी, तो फिर हम दुकान पे ही भुजिया बनाने लग गए और वहाँ से काफ़ी फेमस हुई। लोग खूब ले जाते थे भुजिया। हम एक आने 2 आने चलती थी तो 1 आने 2 आने की भुजिया देते थे, लोग घर पे खाते थे तो स्वादिष्ट लगती थी। और किसी नमकीन में इतना स्वाद नहीं होता जो इस भुजिया में स्वाद होता है बीकानेरी। तो हमारे भुजिया फिर लोग घर ले जाने लगे 250-250 ग्राम, 500-500 ग्राम। उसके बाद हमने चांदनी चौक में दुकान ले ली। फिर हमने काजू की बर्फ़ी बनाई। काजू की बर्फ़ी दिल्ली में कोई नहीं बनाता था जी। और बड़ी फेमस हुई, इतनी फेमस हुई कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। हर चीज़ को फेमस होने में टाइम लगता है जी। पर ये काजू की बर्फ़ी फटाफट फेमस हो गई। क्यों? एक तो सस्ती, उस टाइम काजू सस्ता था तो ये बर्फ़ी भी सस्ती थी, तो लोगों ने खूब पसंद किया। करोल बाग में हमने पहले जो बीकानेर भुजिया भंडार था वो वहीं रखा। फिर चांदनी चौक में बीकानेर नमकीन भंडार रखा। फिर यहाँ आके बीकानेर वाला हमने रख दिया। बीकानेर वाला बड़ा फेमस हुआ है। हमारे पिताजी का कहना था, बड़े भाई साहब का, कि माल सबसे बढ़िया दिया करो। माल अच्छा होगा तो ग्राहक अपने आप तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आ जाएगा। और एक नम्रता रखनी चाहिए दुकान पे। सबसे पहले फ्रेंचाइज अपने नेपाल में दी, काठमांडू में हमने सबसे पहली फ्रेंचाइज वहीं दी। और फिर उसके बाद तो
बहुत झरिया लगने लग गई जब जी बाहर विदेशों में भी है, जैसे जर्मन है, जी दुबई है हाँ जी और कई अन्य अन्य काफ़ी जगह, मतलब लंदन भी आ गया, यूएसए भी आ गया, मतलब सब जगह ये नमकीन पसंद की और मिठाई भी सब पसंद करे। फिर हमने बीकानो नाम की नमकीन में पैकिंग चालू की। जी बीकानो नाम की नमकीन में सब जगह 5 रुपये का पैकेट भी था और 10 रुपये का भी है, जी सब तरह का है। और हमारी फैक्ट्री में हाइजीनिकता बहुत रहती है, साफ सफाई और वो हाइजीन रहती है। आप देखिए ना, हमारी दुकान एकदम मक्खी का नाम नहीं है, एकदम साफ सुथरी है। जी फिर आंगन आपका ना, हमने आंगन खोला। आंगन में लोग कह रहे थे सर्विस नहीं दी हमने, और अपने आप ही लोग लो और मतलब अपना आप लेके आना पड़ेगा जहाँ से काउंटर से। तो लोगों ने कहा बिना इसके वेजिटेरियन था हमारा बिल्कुल, कि बिना नॉन वेज के चलेगा ही नहीं। मैं कहा नहीं चलेगा तो नहीं चाहिए भैया। तो फिर हमारा वेजिटेरियन इतना चला कि लोगों को बस नॉन वेजिटेरियन खाना ही भूल गए। आप सब वेज ही खाते हैं, जो भी है। जी और बहुत सारे अब आजकल वेज बनाते हैं सारे, नॉन वेज में सबको घृणा हो गई। हाँ जी। तो सर हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो सफ़र था आपका, छोटे से शहर बीकानेर से शुरू हुआ, जो इंटरनेशनल मार्केट तक का जो सफ़र था, तो ये डर नहीं लगा कि जब बिज़नेस स्टार्ट किया कि कहीं बिज़नेस में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो सब कुछ डूब जाएगा? जो ये डर होता है, आजकल के जो नौजवान हैं बिज़नेस शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले काफ़ी डरते हैं, तो इस बारे में कुछ बताएं। स्टार्ट तो हम सीधी दर सीधी चले, इससे फेल होना या नहीं फेल होने का कोई मतलब ही नहीं था। हमने कोई एक यूरोप में नहीं गए ना और कहीं गए। पहले हम तो पहला दिल्ली में पाँव टिकाए, दिल्ली में पाँव टिकने दूर दूर के, मतलब पूरा छोटा मिनी हिंदुस्तान हमारी दुकान पे आता था। जी बनारस क्या, बंगलोर क्या, ये मतलब जितने भी शहर हैं हिंदुस्तान में वो सारे के सारे आते थे। वहाँ मोती बाजार है नाम, जी मोती बाजार से चांदनी चौक से करोल बाग। तो सबको ये इसलिए हमने सीढ़ी दर सीढ़ी चले हैं। हमने शुरू से कोई हाई फाई नहीं करी कि हाई फाई एडवर्टाइजमेंट करो। एडवर्टाइजमेंट तो अभी भी नहीं करते जी क्यों, जब तक चीज़ में जान नहीं होगी तो एडवर्टाइजमेंट करने से क्या फ़ायदा है? क्या समझते? सही बात। चीज़ में जान है तो ग्राहक एक दूसरे से कह के मोस्ट पब्लिसिटी मिली। इसी तरह आगे बढ़ते रहे, कदम पे कदम मिलाते रहे। और हम 6 भाई हैं। जी 6 भाई में अब मैं अकेला रह गया हूँ, छोटा। जी सबसे छोटा मैं हूँ। केदारनाथ जी अग्रवाल बीकानेर वाला, जी वो मुझे काका जी के नाम से ज़्यादा जानते हैं कि बीकानेर काका जी। जी क्यों, मैं छोटा था सब काका जी कहते थे, तो यहाँ भी सब काका जी के नाम से। मेरे केदारनाथ के नाम से कोई नहीं जानता, कोई एक दो जो जानते तो जानते होंगे, बाकी तो सब काका जी के नाम से ही जानते हैं। ये काका जी के नाम से फेमस हो गया मैं। और आज भाई कम से कम कितनी दुकान है? 100-125 दुकानें। हाँ 100-125 दुकानें हैं। जी फ्रेंचाइज भी है उसमें। पहले तो फ्रेंचाइज ही देते थे, वो आप भी खुद ही काम करता था, हम सामान दे देते थे। अब हमने फ्रेंचाइज
में अपना हाथ रखते हैं ताकि वो कोई चीज़ में गड़बड़ी ना हो। आज भी फ्रेंचाइजी देने के बाद भी आप पूरा ध्यान रखते हैं कि क्वालिटी मेंटेन रहे, क्योंकि हमने मोस्टली देखा है फ्रेंचाइजी देने के बाद लोग सिर्फ यही देखते हैं कि हमारा नाम जा रहा है, क्वालिटी वो ही देखें, लेकिन आप क्वालिटी का भी पूरा ध्यान रखते हैं और सभी ग्राहकों को भगवान की तरह ही मानते हैं। तो सर हम एक और चीज़ जानना चाहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे सबको पता है एक परिवार का हाथ होता है, और आपका परिवार 130 सदस्यों का परिवार है, और आज के समय में जहाँ पे परिवार के नाम में सिर्फ माँ बाप और 2 बच्चे सिर्फ इतना होता है, वहाँ पे 130 लोगों को लेकर चलना कैसे पॉसिबल है? कैसे किया आपने? 130 सदस्यों के साथ मुश्किल नहीं आती? ये तो हमारे पिताजी माताजी उनका ही सब कुछ, जो जैसा रहना चाहता है वैसे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। खाना पीना एक है, खाना पीने भी तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आप खा रहे हो। किसी को कोई सिर्फ 2 भाई अलग हुए हमारे से, 4 भाइयों का परिवार अभी भी जी हमारे साथ ही है, हम सब इकट्ठे ही रह रहे हैं। खाना भी एक है, आप ये समझो, खाना भी एक है। हमारी जेब में हमारा पैसा एक भी नहीं है, चाहे जिससे जो ले लेता है तो कोई मना नहीं करता, क्यों? वो देखते हैं मेरा पैसा तो है नहीं, चलो दे दो। अगर ये होता ना कि मेरा 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 तेरा, तो वो झगड़े में ही रहता था सारा, इसलिए सब एक है। नवरत्न जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि एक और खासियत है बीकानेर वाले परिवार में, वो है कि सभी लोग एक ही प्रोफेशन के साथ जुड़े हैं, वो है बीकानेर हलवाई का। जो भी मिठाइयों का काम है, सभी ने पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम किया है। तो ऐसा क्यों, मतलब सबके सब एक ही प्रोफेशन में कैसे आए? क्योंकि होता है कि घर में हर एक पर्सन सेम प्रोफेशन से नहीं होता, हर किसी का अलग अलग व्यवसाय होता है, अलग अलग मन होता है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि सबके सब एक ही व्यवसाय में जुड़े हुए हैं? हमारे बीकानेर वाला की डिमांड इतनी हो गई थी, तो लोगों को डिमांड को पूरा करने के लिए हमें और घर के मेंबरों की ज़रूरत थी हर जगह। हम जैसे जैसे परिवार में डिमांड बढ़ रही थी, दुकानें भी कर रहे थे, तो वहाँ मेंबरों की ज़रूरत पड़ने लग गई। नई R&Ds, रिसर्च, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, उसमें क्या है कि सबका एक कोऑर्डिनेशन बन जाता है। कोई हाइजीन को देखता है, कोई नई दुकान लेने में दिमाग लगाता था कि यहाँ मार्केट ज़्यादा चल जाएगी, कोई वर्ल्ड वाइड मार्केट चलाने में होता था, कोई क्वालिटी और टेस्ट R&D और रिसर्च में लगता था। तो सबका एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा सूट करता है। और जब अपने परिवार के इतने लोग हो जाते हैं और सब डिपार्टमेंट को अलग अलग देखने लग जाते हैं, कोई ह्यूमन रिसोर्सेज को देखने लग जाता है कि कैसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज बेस्ट, हम वर्ल्ड वाइड कैसे बेस्ट रिसोर्सेज यहाँ ला सकते हैं, कि यहाँ से इस जगह का ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा बेटर है, यहाँ का ये ज़्यादा बेटर है, यहाँ से ज़्यादा बेटर है। प्लस हम लोगों के जो भाव होते थे हम वो उनको देते थे। तो मुझे लगता है कि जितने हम लोग मेंबर्स हुए हैं, तो इस लाइन में काम इतना है जिसकी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड काम है। आज की तारीख में डिमांड भी अनलिमिटेड है, डिमांड मार्केट भी बहुत बड़ा है, और एक रीजनेबल मार्जिन्स पे काम कर रहे हैं, क्वालिटी बढ़िया दे रहे हैं, हाइजीनिकली दे रहे हैं। जो बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल लाने की कोशिश करते हैं, बेस्ट टू बेस्ट हम कैसे कहाँ लाभ बना सकते हैं, बेस्ट टू बेस्ट लैब देने की कोशिश करते हैं, लेबोरेटरीज में जहाँ टेस्टिंग हो सकती है कि भैया ये रॉ मटेरियल कैसा है कैसा नहीं है, उनकी सेल्फ लाइफ कितनी रहेगी कितनी नहीं रहेगी, ताकि लोगों को हम श्रेष्ठ प्रोडक्ट दे सकें। तो उसमें सभी को बेनिफिट्स हैं, सभी के सभी जुड़े हुए हैं और सबको बेनिफिट्स भी हैं, और सब आगे से आगे बढ़ रहे हैं। सर, इसी के साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जो मार्केट है, करंट मार्केट में जैसे बीकानेर वाला है, ऐसे बहुत सारे और भी आ चुके हैं आपके जो कंपटीशन है, क्योंकि सेम इसी तरह के प्रोडक्ट्स अब मार्केट में अवेलेबल हैं, तो लोगों के पास चॉइसेस बढ़ गई हैं। जैसे उस टाइम पे सर ने बताया कि लोगों के पास चॉइसेस नहीं थी इतनी, लेकिन आज के टाइम में बहुत डिफरेंट है, बहुत सारी चॉइसेस है। तो इस तरह के कॉम्पिटिशन के साथ किस तरह से आप खड़े हैं, क्या है इसके पीछे का राज? कॉम्पिटिशंस नहीं कह सकते, बल्कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। कोई वो नई चीज़ रिसर्च कर रहा है, नई बढ़िया चीज़ें लेके आ रहा है, तो हमें सपोर्ट मिलेगी, सही बात है। गलत चीज़ आने में दिक्कत है। कोई चीज़ अगर गलत कुकीज़ खा लेगा, तो हमारी जो कुकीज़ बना रहे हैं, बिस्कुट्स बना रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स, उसमें दिक्कत आएगी कस्टमर्स को लेने में, क्योंकि उसके मन में जो ब्रेन में उस कुकी के प्रति इमेज गलत बन जाएगी, कोई मिठाई के प्रति इमेज गलत बन जाएगी। अगर बढ़िया लोग आ रहे हैं तो वो हमें सपोर्ट करेंगे हर प्रकार से, क्योंकि वहाँ पे खा के आया, उसने कहा कि बंगाली रसगुल्ला बहुत टेस्टी होता है। अगर उसका टेस्टी है और फिर हमारे यहाँ खाएगा तो उसे लगेगा वाह और टेस्टी है, कंपैरिजन करेगा, देन ओके लगेगा कि हाँ और अच्छा है।
तो हमारे हम क्या है कि कोशिश करते हैं कि हम और सर्वश्रेष्ठ कैसे बने। हर वक्त हम जो पीछे बैठते हैं, फादर और आज भी पीछे बैठते हैं, ये देखते हैं इस क्वालिटी को और कैसे बेस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ कहाँ की बेस्ट आती है, कैसे बेस्ट बन सकती है। टोटल फोकस क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, और उसमें कंटिन्यूस एफर्ट्स। तो वो और उसमें कैसे R&Ds करें, कैसे पैकेजिंग करें। तो मुझे लगता है कि प्रत्येक चीज़ का एक पैकेज है कि हम कस्टमर्स को एक भाव से देना। टोटल टारगेट एक रीजनेबिलिटी भी है। हम ऐसा नहीं कि बहुत अनरीजनेबल कोई चीज़ ले रहे हैं, रीजनेबल पे बेस्ट क्वालिटी देने की बात करते हैं। जब परमात्मा सोच लिया तो परमात्मा को देने का अर्पण के भाव रहते हैं, लेने के भाव नहीं रहते कि हम उसको कैसे सर्वश्रेष्ठ और क्या दे दें, उसको और क्या दे दें साथ में। ये कहते हैं कि एक मुकाम पे पहुंचने के बाद जो इंसान है एफर्ट्स करना छोड़ देता है, उसे लगता है कि अब तो हो गया, यहीं पे पहुंचना था। लेकिन ये बहुत ही खास बात बताई कि आप आज भी एफर्ट्स करते हैं अपनी क्वालिटी मेंटेन करने का और बीकानेर वाले का नाम और ऊंचा करने का। सर, हमारे जैसे बहुत सारे युवा हैं जो बिजनेस सेटअप करते हैं, नया स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डर लगता है कि बिजनेस आगे चलेगा नहीं चलेगा, डूब गया तो क्या। तो आप उनके लिए कोई संदेश दें कि वो किस तरह से अपने बिजनेस को लेकर चलें ताकि वो आपकी ही तरह सफल बन सके जीवन में। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि डर होता है वो आदमी को कमजोर बना देता है, भय कमजोर बना देता है। नेगेटिविटी कोई भी चीज की होगी तो वो उसको डरा के उसको और कमजोर 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 करता जाएगा। उसके अंतस में कोई पॉजिटिविटी होगी, मैं सफल हूंगा 100%, कोई किंतु परंतु नहीं, मैं बेस्ट दूंगा कस्टमर्स को। मैं परमात्मा मतलब जो सर्वश्रेष्ठ है, परमात्मा का मीन्स सर्वश्रेष्ठ एनर्जीज, सर्वश्रेष्ठ पॉजिटिविटी, वो पकड़ के मैं सबको अपना बना लूंगा। किसी में नेगेटिविटी नहीं ढूंढेगा किसी प्रकार से, तब 100% सब में से अच्छा ढूंढेगा, तो हमेशा अच्छा करता रहेगा। अब वही जो रिजल्ट आया, रिजल्ट में कोई समझ लो फेल हुआ है, वो फेल नहीं कह सकते। उसने कोई काम किया, वो 19 रह गया, मतलब नहीं अप टू मार्क पहुंच पाया, तो इसका मतलब उसने सीखा बहुत कुछ। वो लर्निंग मोड है। कोई हम पहले दिन ही सारे किताबें नहीं पढ़ने लग जाते, ABCD से स्टार्ट करते हैं और डे बाय डे सीखते हैं। बीज भी एक पौधा बनता है, पौधे के बाद पेड़ बनता है, उसके बाद फल लगते हैं। सिमिलरली हमारे अंतस में भी एक एक प्रोजेक्ट हम जो काम करते हैं वो धीरे धीरे हम डेवलप कर, धैर्य रखना होता है। हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, संपूर्ण धैर्य, करुणा, प्रेम, ये जो पॉजिटिविटी है वो पूरी होनी चाहिए। अपनापन, सामने वाले को अपना कैसे बना लें। अब तक अपना नहीं बनाएंगे तो नेचुरल है कि हमें डर लगेगा। अपना होगा तो किसी से वो सिखाने में आपको दिक्कत नहीं करेगा। अपना बनाने के लिए उसको उसकी ईगो को हर्ट नहीं करें, उससे अथाह प्रेम करें। जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती, चाहती कुछ नहीं है, देना सब कुछ चाहती है। जब हम समाज में देने लग जाएंगे, अपने प्रोडक्ट के लिए पूरा जान लगाने लग जाएंगे, अपना सर्वत्र देने लग जाएंगे, टाइम, क्वालिटी, सुनना, सुनाना, समझना, बेस्ट टू बेस्ट अंडरस्टैंड करना, तब हम फेल होने के चांसेस नहीं होते। वो लर्निंग के काम हो जाते हैं। हम डे बाय डे सीखते चले जाते हैं और सीखना, और बेस्ट कैसे हो सकता है, और कैसे बेस्ट हो सकता है। और जितने ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शंस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो मैं कहता हूँ कि हमेशा लोगों से सीखने को, समझने को मिलता रहता है। हमें कभी भी किसी भी स्टेज पे किसी भी प्रकार से नहीं डरना चाहिए। जो हुआ बेस्ट हुआ है, जो होगा बेस्ट होगा। हमें पूर्ण पॉजिटिविटी को पकड़ते हुए, हमें श्रेष्ठतम एफर्ट्स करते हुए, सबको साथ लेते हुए, और जो आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में डीप से डीप नॉलेज, ज्ञान लेते हुए करते हुए, ज्ञान लेते हुए करते हुए, सबको साथ लेते हुए चलता चलाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है आदमी में सच्चाई जी होनी चाहिए और प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि सच्चाई नहीं होगी नहीं जब तक बात जमेगी नहीं कहीं भी। जी झूठ कितना ही बोल लो, आखिर सच्चाई के साथ आना पड़ता है। गलत सामान मत दो, जो चीज़ ग्राहक को दो अच्छी से अच्छी चीज़ दो, और सबको प्रेम पूर्वक साधना से दो। जब तक सच्चाई नहीं होगी तब तक बात बनेगी नहीं। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से आप देने का भाव रखते हैं, समाज के प्रति जो आप प्यार भरा भाव रखते हैं, ये हम सबको दिखता है। इसके साथ एक और सवाल है हमारे दर्शकों का कि आप जो है अग्रवाल समाज की तरफ से कई संस्थाओं से भी जुड़े हैं और समाज सेवा का कार्य करते रहते हैं। तो जो आज की पीढ़ी है उनको भी कुछ बताएं ताकि वो भी इस तरह की समाज सेवा के कार्य में जुड़े रहें, करते रहें। सबसे पहले समाज सेवा करनी है तो पहले अपने आप को जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आया किस लिए हूँ। तो अपने अंतर से, अपनी भाव में देखो कि परमात्मा, मैं यूनिक हूँ, मेरा जैसा ना आज तक कभी पहले पैदा हुआ है ना कभी बाद में पैदा होगा। अपने अंतर से ही पूछना पड़ेगा कि मैं आया हूँ तो मुझे करना क्या क्या चीज़ है। अपनी सराउंडिंग में जो भी आयो, जहाँ आयो, श्रेष्ठ आयो,
और जो भी कर आगे होगा श्रेष्ठ होगा। हमें इस क्षण, यही क्षण को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। तो हम अगर अपने आप को अगर ऊपर लेते आएंगे, अपने आप को प्रेम से लबालब भर लेंगे, जो प्रेम से भरा हृदय होगा, करुणा से भरा हृदय होगा, तो वो जब हमारा हृदय, हम अपने आप से प्रेम करेंगे, हमारा करुणा से अपने प्रति करुणा होगी और अपने आप के प्रति आगे बढ़ के कुछ करने की प्लानिंग होगी। अंतस में परमात्मा को देख रहे होंगे रोम रोम में कि कितनी प्यारी परमात्मा ने आंखें, नाक, कान सब दिए हैं और सब मिलके काम कर रहे हैं। ऐसे पूरा ब्रह्मांड हम सबके साथ मिलके काम कर रहा है। जो हम चाहते हैं ब्रह्मांड हमें देता है। तो जब हमें ब्रह्मांड परमात्मा सब कुछ दे रहा है तो हम लबालब प्रेम से भरे हों, आनंद से भरे हों, पॉजिटिविटी से भरे हों। जब पॉजिटिविटी से भरा होगा इंसान तो सबको देने लगता है। तो समाज में जब भरा हुआ होगा, प्रेम से भरा होगा, तो जब माँ बाप अपने बच्चे को सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं, चाहते कुछ नहीं है। जब आप प्रेम से और आनंद से भरे हुए होंगे और आपके पास ज्ञान और भरा होगा, हमेशा ज्ञान लेने में तत्पर होंगे और हमेशा जो अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहे होंगे, ईगो नहीं, सर्वश्रेष्ठ प्रेम और आनंद के साथ जो आपने प्राप्त किया जीवन में, जो आपको फल मिलता है परमात्मा, जो पेड़ अपने आप देता है, तो वही हवा अपने आप दे रही होती है। अपने आप को हवा चाहती क्या है? सर्वश्रेष्ठ हवा दे रही होती है आपको हमेशा। पानी भी अपना सर्वश्रेष्ठ जल दे रहा होता है। तो वही हम अपना जो सर्वश्रेष्ठ है खाली समाज को देते रहे हर क्षण। तो जो आपको लग रहा होगा यहाँ दिक्कत होगी, जिसको जरूरत होगी, वो अपने आप उसको पिक कर लेगा, लेता रहेगा और वो फिर अपना सर्वश्रेष्ठ देगा। जो हम देते हैं वही हमें लौट के मिलता है। जैसे बीज जो डाला, पेड़ जो बीज डाला, आम का डालेंगे तो आम की गुठली तो आम ही उगेगा, और कोई बीज डालेंगे वही उगाना, नीम डालेंगे नीम होगा। जो हम देंगे, वो हमने बीज डाला, वही हमें कई गुना लौट के मिलता है। तो अपने जितना दोगे उससे कई गुना लौट के आपको सराउंडिंग से एनर्जी के द्वारा मिलता है, क्योंकि आपके अंतस में देखा जाता है कि आपके पास एनर्जी देने की है। तो हमारे जो समाज है वो देने की कोशिश इसलिए करता है कि उन्हें कई गुना उनको लौट के वही प्रेम और वही आनंद, वही शक्तियाँ और वही अपनापन मिलता है। आनंद अपनेपन में है, प्रेम में है। जीवांत हमारा अकेला एक परिवार नहीं, पूरा समाज हमारा एक परिवार है। जी, यही विचार और यही जो भावना आप रखते हैं, इसी वजह से बीकानेर वाले का नाम इतना ऊंचा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस खास सेगमेंट में बनने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। हमें आशा है जितने भी लोग नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, उनको बहुत सारी प्रेरणा आज मिली होगी और किस तरह से आगे बढ़ना है जीवन में, उसका भी सबक आपने सीखा होगा। तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस खास सेगमेंट में बनने के लिए। थैंक यू। आज आपने AZT चैनल का और मैं उसका प्रेस का बहुत धन्यवाद करूंगा जो आए, हमसे बातचीत करी, हमारे विचार, हमारे अंदर के जो भी थे निकाले हमने, और आप लोगों ने हमें बड़े धैर्य से सुना, समझा, उसके लिए धन्यवाद। भावना जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से इंटरव्यू लिया। देव कुमार जी का भी जो कैमरा मैन है साथ में, उनका भी धन्यवाद। तो आज हमने आपकी मुलाकात करवाई बीकानेर वाला के संस्थापक केदारनाथ अग्रवाल जी और उनके बेटे नवरत्न अग्रवाल जी से। एक छोटे से गांव में रहने वाले केदारनाथ अग्रवाल जी आज 2000 करोड़ के टर्नओवर वाले बिजनेस बीकानेर वाला के मालिक हैं। ये इस बात का सबूत है कि अगर आपके हौसलों में दम हो तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही खास वीडियोस के लिए देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज और साथ ही पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र।